उपराष्ट्रपति पद पर रहते जगदीप धनखड़ खासतौर पर जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ काफी मुखर रहे और इसी वजह से विपक्ष ने राज्यसभा में जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया। सरकार की पूरी तरह अनदेखी करते हुए धनखड़ ने विपक्ष के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। नतीजा यह हुआ कि उन्हें अपनी कुर्सी गंवानी पड़ गई। लेकिन विपक्ष के जिस प्रस्ताव को जगदीप धनखड़ ने लपक लिया था उसमें सबसे बड़ा लोचा था। नतीजा ये हुआ कि राज्यसभा से विपक्ष का प्रस्ताव खारिज हो गया और ये पूरा घटनाक्रम जगदीप धनखड़ के लिए किसी झटके से कम नहीं। जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई को उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया। उन्होंने सेहत का हवाला दिया, मगर हकीकत जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग वाले विपक्ष के प्रस्ताव जिसे स्वीकार करके उन्होंने अपनी कुर्सी गंवाई। मानसून सत्र के पहले दिन राज्यसभा में जगदीप धनखड़ ने जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग पर विपक्ष के नोटिस को स्वीकार कर लिया, जबकि सरकार चाहती थी कि जस्टिस वर्मा पर उसका प्रस्ताव लोकसभा में पहले पेश हो, क्योंकि जांच कमेटी की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष को दी थी, राज्यसभा को नहीं। यही वजह है कि जगदीप धनखड़ ने नोटिस तो ले लिया मगर अभी तक उसे औपचारिक मंजूरी नहीं दी थी। हालांकि उनके पास इसे मंजूरी देने का हक भी नहीं था। वह चाहकर भी राज्यसभा में इसे पेश नहीं करवा सकते थे, कारण कि सुप्रीम कोर्ट ने जो जांच कमेटी बनाई उसकी रिपोर्ट राज्यसभा को मिली ही नहीं थी। जस्टिस यशवंत वर्मा कैश कांड पर सुप्रीम कोर्ट ने 3 जजेस की एक इंक्वायरी कमेटी बनाई थी और उसने एक रिपोर्ट तैयार की। वो रिपोर्ट लोकसभा स्पीकर को सौंपी गई थी। राज्यसभा के सभापति को वो रिपोर्ट मिली ही नहीं थी। ऐसे में तकनीकी तौर पर जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग वाला नोटिस केवल लोकसभा में ही पेश हो सकता था, राज्यसभा में नहीं। मगर इस बात से अनजान जगदीप धनखड़ ने विपक्षी सांसदों के हस्ताक्षर वाले नोटिस को तो ले लिया था, मगर वह राज्यसभा में मंजूर नहीं करा पाते। यही वजह है कि अब राज्यसभा से विपक्ष के महाभियोग वाले प्रस्ताव को ठुकरा दिया गया। सूत्रों का कहना है कि ये जस्टिस वर्मा पर विपक्ष का प्रस्ताव राज्यसभा में कभी औपचारिक रूप से स्वीकार ही नहीं किया गया था। जगदीप धनखड़ ने केवल लिया था। अगला कदम औपचारिक रूप से स्वीकार करने का था, मगर उससे पहले ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इससे पहले खुद तत्कालीन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई को केवल विपक्ष का नोटिस मिलने की सूचना दी थी। इसके बाद ही सरकार से उनकी ठन गई और इसके बाद धनखड़ ने उसी रात को अचानक अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अब साफ है कि जस्टिस यशवंत वर्मा को हटाने के लिए कार्यवाही पहले लोकसभा में शुरू की जाएगी। जस्टिस वर्मा को हटाने के मामले में जल्द एक समिति बन सकती है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा पर जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी का गठन कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट अब तक सार्वजनिक नहीं हुई है। माना यह जा रहा है कि इसी मानसून सत्र में ऑपरेशन सिंदूर के बाद जस्टिस वर्मा पर सरकार नोटिस को लोकसभा में पेश करेगी। लोग इस बात को भूले नहीं हैं, जब संसद में प्रियंका गांधी एक बैग लेकर आई थी और उस बैग पर फिलिस्तीन लिखा हुआ था। मतलब साफ था कि सरकार हमास पर इजराइल के हमलों की निंदा करे। गाजा पट्टी इजराइल के हमलों के बाद कांग्रेस ही नहीं बल्कि पूरी विपक्षी पार्टियां सरकार पर इसलिए हमला करने लगी कि सरकार क्यों नहीं इजराइल की आलोचना कर रही है। तब से लेकर अब तक विपक्षी दलों का ये फैशन बन गया कि वे देश की समस्याओं, देश की मुश्किलों को छोड़ करके महज वोट बैंक की खातिर कभी हमास तो कभी किसी दूसरे देश की समस्याओं को लेकर धरना प्रदर्शन करने लगती हैं। ऐसा ही प्रदर्शन करने की तैयारी में सीपीएम थी, लेकिन मुंबई पुलिस ने कम्युनिस्टों को इस बात की इजाज़त नहीं दी। जिस मामले से देश का कोई लेना देना नहीं है, उसके लिए मुंबई के आज़ाद मैदान में सियासी नौटंकी करने की इजाज़त जब कम्युनिस्टों को नहीं मिली तो वे हाई कोर्ट पहुंच गए। लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने सीपीएम की याचिका सिरे से खारिज कर दी। इतना ही नहीं, हाई कोर्ट ने कम्युनिस्टों को जमकर फटकार भी लगाई। असल में पिछले महीने जून 17 को ही पुलिस को एक एप्लीकेशन मिली थी जिसमें ऑल इंडिया पीस एंड सॉलिडेरिटी फाउंडेशन यानी AIPSF गाजा के समर्थन में प्रदर्शन करने की इजाज़त चाहती थी। मुंबई के आज़ाद मैदान में प्रदर्शन करने की तैयारी थी। उसी मामले की सुनवाई के दौरान बॉम्बे हाई कोर्ट के जज ने एक बड़ा बयान दिया। सीपीएम की याचिका को खारिज करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि अपने देश को देख लीजिए, पहले देशभक्त बनिए। इसे तो हम देशभक्ति नहीं कह सकते, अपने देश के मुद्दों के बारे में बात कीजिए। सुनवाई के दौरान बेंच ने इस बात पर भी जोर दिया कि सीपीएम की तरफ से परमिशन नहीं मांगी गई थी, ऐसे में इस मामले में उसकी बोलने की जरूरत नहीं। जस्टिस घुगे ने सुनवाई के दौरान इस बात पर भी जोर दिया कि हमें अपने देश के मुद्दों पर फोकस करना चाहिए। वे कहते हैं कि सीपीएम भारत की एक पार्टी है तो ये प्रदूषण, कूड़े के पहाड़, बाढ़, अवैध पार्किंग, ड्रेनेज जैसी समस्याओं को उठा सकती हैं, लेकिन आप ऐसे मुद्दों पर प्रदर्शन नहीं कर रहे बल्कि उन पर बात हो रही है जो हमारे देश से हजारों मील दूर मौजूद है। हम ऐसे मुद्दों पर विरोध दर्शन क्यों नहीं रखते हैं? सीपीएम की तरफ से वकील मिहिर देसाई ने कोर्ट में कई तर्क रखे थे। उन्होंने कहा था कि मुंबई पुलिस ने सिर्फ इसलिए परमिशन नहीं दी क्योंकि ये उन्हें देश के विदेश नीति के खिलाफ लगा, और लेकिन देश में तो हर नागरिक को विरोध करने की इजाज़त है। वैसे भी जो जगह प्रदर्शनों के लिए पहले से बनी हो, ऐसे में मांग कैसे खारिज की जा सकती है?
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। केरल में शशि थरूर और कांग्रेस के बीच चल रही तनातनी के बीच कांग्रेस नेता का एक ऐसा ऑडियो वायरल हुआ जिसको सुनने के बाद पूरे कांग्रेस में खलबली मची हुई है। असल में केरल में विधानसभा चुनावों के पहले साल के अंत में निकाय चुनाव होने हैं। इस चुनाव की तैयारी एलडीएफ और यूडीएफ दोनों कर रही हैं। कांग्रेस को उम्मीद है कि पहले निकाय चुनाव जीतने के बाद केरल विधानसभा का चुनाव भी वही जीतेगी। कारण एलडीएफ सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी काफी तेज है। लेकिन वायरल ऑडियो कांग्रेस की उम्मीदों पर पानी फेरने वाला है। असल में मामला शशि थरूर के निर्वाचन क्षेत्र तिरुवनंतपुरम का है, जहां के जिला अध्यक्ष पी रवि हैं। वायरल ऑडियो पी रवि और एक स्थानीय कार्यकर्ता के बीच फोन पर हुई बातचीत का है, जिसमें पी रवि स्थानीय निकाय चुनावों में कांग्रेस को झटका लगने की बात कह रहे हैं। मलयालम टीवी चैनल्स पर प्रसारित इस बातचीत में रवि पार्टी के आंतरिक मुद्दों पर चिंता व्यक्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं और इस बातचीत के वायरल होने के बाद पी रवि ने तुरंत स्पष्टीकरण जारी करते हुए कहा कि बातचीत का उद्देश्य केवल जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं को प्रेरित करना था, लेकिन मामला कुछ दूसरा दिख रहा है। फोन कॉल ऑडियो में ये एक स्थानीय कार्यकर्ता से कह रहे हैं कि स्थानीय नेताओं के बीच गुटबाजी और स्वार्थ पार्टी को नुकसान पहुंच रहा है और आपसी सम्मान और विश्वास खत्म हो गया है। ये नेता एक दूसरे की पीठ में छुरा घोंपने ही लगे हैं और जनता के बीच कोई काम नहीं कर रहा। पी रवि ने फोन पर चेतावनी देते हुए कहा कि अगर यही स्थिति बनी रही तो कांग्रेस को स्थानीय निकाय चुनावों में तीसरे स्थान पर संतोष करना पड़ेगा और अगले विधानसभा चुनाव में वो पूरी तरह से फ्लॉप हो जाएगी। भाजपा कम से कम 60 विधानसभा सीटों पर ध्यान केंद्रित कर रही है, जहां वे पैसे बांटकर लगभग 50,000 वोट हासिल करेंगे। कांग्रेस ये सीटें हार जाएगी और सीपीआईएम का शासन बना रहेगा। ये ऑडियो ऐसे समय में लीक हुआ है जब कांग्रेस नेतृत्व संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा यानी यूडीएफ और आगामी चुनावों में बड़ी जीत का दावा कर रहा है। पूर्व डिप्टी स्पीकर और विधायक रवि ने इस विवाद को लेकर कहा कि उनकी टिप्पणियों का उद्देश्य पार्टी कार्यकर्ताओं से संगठनात्मक नेटवर्क को फिर से खड़ा करना है और पूरी ताकत से प्रचार करने का आग्रह करना था। मुझे नहीं पता ये कॉल कैसे लीक हुई। उन्होंने कहा कि टीम यूडीएफ अपने अभियान में एकजुट है और मैं केवल कार्यकर्ताओं से पिछले चुनावों में हारी हुई स्थानीय निकायों को वापस जीतने के लिए एकजुट होने का आग्रह कर रहा था। कांग्रेस स्थानीय निकाय चुनावों की व्यापक तैयारी कर रही है और 3 प्रमुख नगर निगमों में चुनाव प्रचार की देखरेख के लिए वरिष्ठ नेताओं को नियुक्त किया गया है। तिरुवनंतपुरम का जिम्मा वरिष्ठ नेता के मुरलीधरन को, एर्नाकुलम का जिम्मा विपक्ष के नेता वीडी सतीसन को और कोझिकोड का जिम्मा कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य रमेश चेन्निथला को सौंपा गया। स्थानीय निकाय चुनाव दिसंबर में होने की संभावना है, जबकि विधानसभा चुनाव अगले वर्ष अप्रैल में होने हैं। लेकिन कांग्रेस में पहले से जारी शशि थरूर को लेकर विवाद के कारण पार्टी में गुटबाजी काफी तेज है। पिछले दिनों केरल कांग्रेस के नेताओं ने शशि थरूर को लेकर काफी बयानबाजी की, जिससे साफ है केरल कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है। माना जा रहा है कि कांग्रेस में अगर ऐसा ही चलता रहा तो निकाय चुनाव छोड़िए विधानसभा चुनाव में भी उसे करारी हार का सामना करना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। कर्नाटक में सिद्धरमैया और डीके शिवकुमार के बीच जारी कुर्सी की जंग अब तू मैं तक जा पहुंची है। कुर्सी बचाने और छीनने की ये लड़ाई दिल्ली तक आ पहुंची है। दिल्ली स्थित कर्नाटक भवन में सिद्धरमैया और डीके शिवकुमार के ओएसडी के बीच भिड़ंत हो गई और ये विवाद इतना बढ़ गया कि कर्नाटक भवन में दोनों अधिकारियों के बीच जमकर तू मैं हुई। इसके बाद औपचारिक शिकायतें दर्ज की गई और मामले की जांच की मांग की गई। सूत्रों का कहना है कि ये टकराव मुख्यमंत्री के विशेष कार्य अधिकारी सी मोहन कुमार और उप मुख्यमंत्री के विशेष कार्य अधिकारी एच अंजनेया के बीच हुआ। बताया जा रहा है कि मोहन कुमार ने अंजनेय को सबके सामने धमकाते हुए कहा कि वो उन्हें मार सकते हैं। ये पूरी घटना अन्य सरकारी कर्मचारियों की मौजूदगी में घटी। एच अंजनेया ने इस मामले में अतिरिक्त रेजिडेंट कमिश्नर और कर्नाटक की मुख्य सचिव शालिनी राजनीश को एक औपचारिक शिकायत दी। अपनी चिट्ठी में अंजनेय ने लिखा कि अगर मेरे साथ कोई दुर्घटना होती है तो इसके लिए मोहन कुमार जिम्मेदार होंगे। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि मोहन कुमार पहले भी एक व्यक्ति के साथ हिंसक व्यवहार कर चुके हैं। शिकायत में अंजनेय ने दावा किया कि मुझे जूते से मारा गया, जिससे मेरी प्रतिष्ठा और आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है। उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाया जाए और मुझे न्याय मिले। उन्होंने विभागीय जांच की भी मांग की। इस विवाद की शुरुआत एक मौखिक बहस से हुई थी, लेकिन मामला तब और बिगड़ गया जब कर्नाटक भवन की कुछ महिला कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री के अधिकारी एच आंजनेय पर अभद्र भाषा और अमर्यादित शब्दों के इस्तेमाल का आरोप लगाया। सीएमओ के अधिकारियों का कहना है कि ये महिला कर्मचारी की शिकायत के बाद भी मोहन कुमार ने आंजनेय से इस विषय में बात की, जिससे मामला गर्मा गया और दोनों अधिकारियों के बीच जोरदार बहस का आरोप है।
शाम को महिला कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री सिद्धरमैया से मुलाकात और डिप्टी सीएम के अधिकारी के व्यवहार को लेकर चिंता जताई। इसके बाद मुख्यमंत्री ने अतिरिक्त रेजिडेंट कमिश्नर को निर्देश दिया कि महिला कर्मचारियों की शिकायत की जांच करें और आवश्यक हो तो औपचारिक रूप से जांच शुरू की जाए। इस पूरे घटनाक्रम ने कर्नाटक की राजनीति में अंदरूनी खींचतान और गुटबाजी को एक बार फिर उजागर कर दिया, जो अब दिल्ली की गलियों तक पहुंच चुकी है। और ये घटना कर्नाटक कांग्रेस के भीतर सिद्धरमैया और डीके शिव कुमार के बीच चल रही सत्ता की खींचतान का एक और उदाहरण है। दोनों नेताओं के बीच पहले भी कई बार प्रशासनिक और राजनीतिक मुद्दों पर मतभेद सामने आ चुके हैं, जिसमें बजट आवंटन, कैबिनेट पोर्टफोलियो और नौकरशाही नियुक्तियों जैसे मामले शामिल हैं। सालों तक देश की आंख में धूल झोंककर ब्रिटेन की नागरिकता और उसके पासपोर्ट पर दुनिया घूमने वाले राहुल गांधी आखिरकार रंगे हाथों पकड़े गए। राहुल गांधी की पोल ब्रिटेन की सरकार ने ही खोल कर रख दी और उनकी नागरिकता और पासपोर्ट से संबंधित दस्तावेज भारत सरकार को सौंप दिया। मतलब साफ है कि राहुल गांधी अब तक की सबसे बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं, क्योंकि दोहरी नागरिकता के कारण न सिर्फ राहुल गांधी की संसद सदस्यता छिन जाएगी, बल्कि वे भविष्य में चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। असल में राहुल गांधी की नागरिकता का मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट में चल रहा है और उसी के आदेश पर भारत सरकार ने ब्रिटेन की सरकार से राहुल गांधी से संबंधित दस्तावेज मंगवाए। कर्नाटक के वकील एस विघ्नेश शिशिर ने सूचना का अधिकार के तहत राहुल गांधी के कथित ब्रिटिश पासपोर्ट की कॉपी और दोनों देशों के बीच हुए पत्राचार की जानकारी मांगी थी। ब्रिटेन सरकार ने इस अनुरोध का जवाब देते हुए संबंधित दस्तावेज भारतीय दूतावास के माध्यम से भारत सरकार को सौंप दिए। याचिकाकर्ता का दावा यह है कि ये दस्तावेज कोर्ट में सबूत के तौर पर पेश किए जाएंगे, जो ये साबित करेंगे राहुल गांधी ने ब्रिटेन की कंपनी बैकअप्स लिमिटेड में डायरेक्टर रहते हुए खुद को ब्रिटिश नागरिक घोषित किया था। और इस घटनाक्रम के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने मामले को फिर से खोलने का फैसला किया। कोर्ट ने इसके पहले केंद्र सरकार को राहुल गांधी की नागरिकता की स्थिति पर स्पष्ट जवाब देने के लिए 10 दिन का समय दिया था। इसके साथ ही ये भी कहा कि ये मामला राष्ट्रीय महत्व का है, इसमें देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। याचिकाकर्ता ने दावा किया उनके पास ब्रिटिश सरकार के 2022 के गोपनीय ईमेल सहित कई सबूत हैं जो राहुल गांधी की कथित ब्रिटिश नागरिकता की पुष्टि करते हैं। भारतीय कानून के तहत दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं है। नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा के अनुसार यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है। यदि राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता साबित हो जाती है तो वे संविधान अनुच्छेद 84A के तहत चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हो सकते हैं। यदि कोर्ट में यह साबित हो जाता है कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता थी तो इसका उनके राजनीतिक करियर पर गहरा असर पड़ सकता है। उनकी लोकसभा सदस्यता तत्काल प्रभाव से रद्द की जा सकती है और वे भविष्य में चुनाव लड़ने से भी वंचित हो सकते हैं। हालांकि जानकारों का कहना है कि राहुल गांधी के पास सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का विकल्प होगा। इसके अलावा यह भी तर्क दिया गया कि ब्रिटेन में नागरिकता प्राप्त करने के लिए एक शपथ समारोह आवश्यक होता है और ऐसी किसी भी घटना का रिकॉर्ड नहीं है जिससे उनके ब्रिटिश नागरिक होने की संभावना कम हो सकती है। इस मामले की अगली सुनवाई और केंद्र सरकार की अंतिम रिपोर्ट पर सभी की नजरें टिकी हैं। यदि सरकार ठोस सबूत पेश करती है तो ये मामला और गंभीर हो सकता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ब्रिटेन किसी दूसरे देश के नागरिक को अपने देश का पासपोर्ट दे सकता है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद चुनाव आयोग ने उपराष्ट्रपति पद के चुनाव की तैयारियां तेज कर दी हैं। सरकार और विपक्ष इस पद के लिए अपनी अपनी रणनीतियां बनाने में जुट गई है, लेकिन विपक्षी इंडी गठबंधन के लिए ये सब करना आसान नहीं। इंडी गठबंधन पहले से ही टुकड़ों में बंटी है। ऐसे में विपक्ष का सर्वसम्मति से कोई एक उम्मीदवार होगा ये कहना फिलहाल मुश्किल है, क्योंकि जो विपक्ष धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को लेकर एकजुट था वो उनके इस्तीफे को लेकर पूरी तरह से बंटा नजर आ रहा है। जब मानसून सत्र शुरू हुआ था तब लग रहा था कि इंडिया ब्लॉक पहलगाम हमले, बिहार में वोटर्स लिस्ट की जारी समीक्षा को लेकर सरकार पर दबाव बनाने में कामयाब रहेगा। लेकिन जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद उनकी सारी रणनीति बिगड़ गई है और फिलहाल उसके लिए सबसे ज़रूरी है उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार पर आम सहमति बनाने की। जो कांग्रेस उपराष्ट्रपति रहते जगदीप धनखड़ की आलोचना करते नहीं थकती थी, उन पर सरकार के हक में पक्षपात का आरोप लगाती रहती थी, उसी के मुख्य प्रवक्ता जयराम रमेश ने उनके इस्तीफे के बाद उनसे अपने फैसले पर राष्ट्रहित में फिर से विचार करने की अपील कर दी। उन्होंने इसे उनके किसान परिवार से होने की भी दलील दी, लेकिन कांग्रेस में ही कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इसे रमेश का निजी विचार बताकर इस विषय से पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस की सहयोगी उद्धव ठाकरे तो जयराम रमेश के विचारों से
कतई सहमत नहीं है। यही वजह है कि प्रियंका चतुर्वेदी ने इस मामले को उठा दिया। लेकिन समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव को भी जयराम की तरह अब पूर्व उपराष्ट्रपति से बहुत सहानुभूति हो गई है। उनके इस्तीफे पर वो बीजेपी की चुप्पी पर सवाल उठा रहे हैं और शक जता रहे हैं कि बहुत कुछ छिपाया जा रहा है। वही सपा है जो पहले राज्यसभा के सभापति की सख्त विरोधी थी, लेकिन कांग्रेस के लिए चिंता का कारण ममता बनर्जी हैं, जो इस पूरे मामले पर खामोश हैं। अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने हाल ही में इंडी गठबंधन से अपना नाता तोड़ लिया, वे अचानक कांग्रेस के करीब दिखने लगे। लेकिन तमिलनाडु की डीएमके कांग्रेस का साथ देने को तैयार नहीं है। सीपीएम इस मामले में न तो खुलकर कांग्रेस के साथ दिख रही है और बीजेपी की आलोचना का मौका भी नहीं छोड़ रही। ऐसे में इस बटे हुए विपक्ष के लिए उपराष्ट्रपति पद का संयुक्त उम्मीदवार चुन पाना आसान नहीं है। वजह कांग्रेस का रवैया है। कांग्रेस विपक्षी दलों पर अपना उम्मीदवार थोपने की कोशिश करेगी और उम्मीद करेगी कि सारे दल उसका साथ दें। लेकिन पहले बिहार और उसके बाद बंगाल में चुनाव होने हैं और ममता बनर्जी ऐसे मौके पर कांग्रेस के साथ हाँ में हाँ मिलाती नहीं दिखना चाहेंगी। अगर बीजेपी ने उपराष्ट्रपति पद के लिए किसी बिहार के नेता को आगे कर दिया तो फिर लालू यादव भी कांग्रेस से किनारा करने में वक्त नहीं गंवाएंगे। पिछली बार उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार के तौर पर मार्गरेट अल्वा के नाम पर उससे सहमति नहीं लेने के कांग्रेस के हथकंडे को ममता बनर्जी भूली भी नहीं है। एक तरफ चुनाव आयोग ने कह दिया कि उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया वो शुरू कर रहा है और दूसरी तरफ विपक्ष की एकता की चादर तार तार है और माना जा रहा है कि उम्मीदवारों के नाम का ऐलान होने के बाद एकता की दीवार और ढहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। बिहार में वोटर वेरिफिकेशन पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। 60 लाख से ज्यादा लोगों के नाम वोटर लिस्ट से कटने का अंदेशा है और इस बात से पटना से लेकर दिल्ली तक सियासत तेज है। लेकिन इन सब के बीच तेजस्वी यादव ने ऐसी गलती कर दी कि जो आने वाले दिनों में आरजेडी के लिए काफी नुकसानदेह हो सकती है। वजह है बार बार तेजस्वी यादव की तरफ से चुनाव के बहिष्कार का ऐलान करना। बड़ी बात ये कि न तो कांग्रेस और न ही आरजेडी के किसी सहयोगी दल ने अब तक तेजस्वी यादव का समर्थन किया। कारण ये कि चुनाव का बहिष्कार करने से चुनाव न तो टलेगा और न ही चुनाव लड़ने के लिए आरजेडी का इंतजार कोई करेगा। अगर तेजस्वी यादव सुप्रीम कोर्ट भी गए तो भी उसके पुराने फैसले सामने हैं, जिसमें कोर्ट साफ तौर पर कह चुकी है कि किसी के चुनाव नहीं लड़ने से न तो चुनाव टलेगा और न रुकेगा। मतलब साफ है कि तेजस्वी यादव सेल्फ गोल करने की तरफ बढ़ रहे हैं और कांग्रेस पीछे से उनकी पीठ ठोक रही है। आरजेडी के चुनाव नहीं लड़ने का सीधा फायदा कांग्रेस को ही होना है। ऐसी स्थिति में कांग्रेस बिहार में सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभर सकती है, जो बिहार में दशकों से राज्य में अपनी खोई हुई जमीन तलाश रही है। अटकलें लगाई जा रही हैं कि अगर आने वाले चुनाव में आरजेडी चुनाव बहिष्कार का फैसला करती है तो इसका सीधा राजनीतिक फायदा कांग्रेस को मिल सकता है। कांग्रेस न सिर्फ विपक्ष के नेतृत्वकर्ता के रूप में उभर सकती है, बल्कि राज्य में सबसे बड़ी पार्टी बनने की दिशा में भी कदम बढ़ा सकती है। यही वजह है कि तेजस्वी यादव के चुनाव बहिष्कार वाले बयान में कांग्रेस पार्टी अपने लिए मौका देख रही है। उसकी योजना यही है कि अगर राजद चुनाव का बहिष्कार करती है तो वो उस खाली जमीन को भरने के लिए तैयार है। ऐसे में उसके पास अपनी खोई हुई जमीन हासिल करने के लिए इससे बेहतर मौका कुछ और नहीं हो सकता। उसकी अभी तक की चुप्पी ये बता रही है कि पार्टी इस मसले पर तेजस्वी के साथ नहीं है, वह खुद को खड़ा करने के लिए मौके की तलाश में है। ऐसे में अगर आरजेडी ये फैसला लेती है कि वो आगामी विधानसभा चुनाव या किसी बड़े चुनावी मंच से खुद को अलग रखेगी, चाहे अस्थायी रूप से ही क्यों न हो, तो इससे पूरा सियासी समीकरण बदल सकता है। बात इतनी ही नहीं है, चुनाव लड़ने के लिए बेचैन आरजेडी के नेता दूसरी पार्टियों में मौका तलाश सकते हैं। ऐसी सूरत में पार्टी के टूटने का खतरा भी पैदा हो सकता है। आरजेडी के हटते ही विपक्षी वोटों का बड़ा हिस्सा कांग्रेस की ओर शिफ्ट हो सकता है, खासकर उन वर्गों में जो भाजपा के खिलाफ हैं लेकिन उन्हें मजबूत विकल्प की तलाश है। ये वर्ग यादव अल्पसंख्यक मतदाता के हो सकते हैं जो परंपरागत रूप से आरजेडी के साथ रहे हैं। हालांकि मौके बड़े हैं, लेकिन कांग्रेस के सामने चुनौतियां भी कम नहीं। बिहार में पार्टी का संगठन अब भी कमजोर है, स्थानीय नेतृत्व का टकराव चलता रहता है और जमीनी उपस्थिति उतनी नहीं है जितनी आरजेडी या बीजेपी की है। ऐसे में यह देखना होगा कि कांग्रेस इस संभावित अवसर को कितना भुना पाती है। सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस हाईकमान ने बिहार पर विशेष ध्यान देना शुरू कर दिया है। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी दोनों राज्यों में दौरे और रणनीतिक बैठकों पर काम कर रहे हैं। संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और बिहार प्रभारी कृष्णा को सक्रिय भूमिका दी गई। आरजेडी के चुनावी बहिष्कार की स्थिति भाजपा के लिए भी राहत भरी हो सकती है। विपक्ष का बड़ा चेहरा हटने पर बीजेपी को सीधी लड़ाई कांग्रेस से लड़नी होगी, जिसकी जमीन अभी उतनी मजबूत नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।